Hello students, you are welcome to my channel, Study Meet with Jay. प्रिय विद्यार्थियों, जब एनालिसिस कर रहे थे क्यूबिक यूनिट सेल का, उस समय प्रति सेल जो है घटक कणों की अथवा परमाणुओं की संख्या गणना किया था। खास करके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखा था कि 1/8 गुणे 8 क्यों करते हैं। इसके लिए आप जो है मैच बॉक्सेज ले लीजिए, इसको इस तरह से रख लेंगे तो आप देखेंगे ये जो है इसका नीचे वाला अथवा नीचे के ऊपर वाला जो बीच में पड़ता है कोना, चाहे जिस डिबियक ले लेंगे, इसमें देखेंगे वह जो है उस कोने पर जो परमाणु होगा वह 8 को टच करेगा। अर्थात उस एक परमाणु का योगदान 8 को बनाने में होगा, अर्थात उसका 1/8वां प्रत्येक को बनाएगा। इस तरह से हमने देखा कि किसी क्यूबिक यूनिट सेल जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसके 8 कोनों पर प्रत्येक परमाणु 1/8 भाग 1 क्यूबिक यूनिट को बनाने में अपना योगदान देंगे। इसलिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल औसत परमाणु संख्या 1/8 गुणे 8 हो जाती है। इसको आप समझ गए। उसके बाद हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कशन किए थे उसमें था कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि एक घटक कण कितने अन्य घटक कणों से घिरा हुआ है। तो हमने बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसको अच्छी तरह समझें। हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड जो एक्सेस होती हैं वह 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स इधर, मान लीजिए यहाँ पर कोई घटक कण उपस्थित है और एक्स इधर, वाई इधर, वाई पीछे, जेड ऊपर, जेड नीचे, इस तरह से 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ। तो यहाँ जो घटक कण उपस्थित होगा वह 6 अन्य घटक कणों से घिरा होगा, एक्स वाई जेड, और इसी तरह से एक्स वाई और जेड, यानी 6 तरफ से घिरा होगा, यानी 6 कणों से घिरा होगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें किसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 6 हुआ करता है। और बॉडी सेंटर में आप समझ सकते हैं कि जो केंद्र में उपस्थित होगा वह 8 कोनों पर जो घटक कण है उनसे घिरा होगा, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता। आप देखें फेस सेंटर में 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको आप समझ लें। इसमें सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है, कई तरीके हैं लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका हमको जो समझ में आया, मान लीजिए क्यूबिक है, क्यूबिक साइज का नहीं लेकिन इसको मान लीजिए यहाँ पर 8 कोनों पर होते हैं परमाणु और प्रत्येक फलक के केंद्र में होते हैं। अब जान लीजिए कि यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल और सटा दें, यहाँ पर टच में रख दें इसके, तो यहाँ पर जो उपस्थित होगा वह इन चारों से घिरा होगा, यानी कि इसी फेस में, इसी प्लेन में 4 से घिरा है। और देखें जो इन फलकों पर यहाँ इन फलकों के केंद्र में होंगे वह भी इसको घेरे हुए रहेंगे। इसी तरह इस वाले का, इसका भी ये घटक कण तो बहुत होंगे लेकिन जो निकटस्थ होंगे, जब कभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा तो हमको यह सोचना होता है कि वे घटक कण जो कि उसको घेरे हुए उसके टच में हैं। तमाम घटक कणों से हमसे मतलब नहीं है, जो घटक कण घेरे हुए हैं अर्थात एक ही प्लेन में 4 हो गए और इसके ठीक बगल में इन फलकों के केंद्रों पर 4 हो गए, 4, 4, 8, 4, 12। इस तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ज्यामितीय आकृतियों की बात करते हैं और यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी संरचना वो होती है जिसमें कि एक घटक कण को चाहे परमाणु को 4 अन्य घेरे रहते हैं इस तरह से, जिसमें कि प्रत्येक बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अष्टफलकी संरचना होती है जिसमें कि एक केंद्रीय परमाणु होगा और उसी प्लेन में 4 उसको घेरे रहेंगे, 4 के टच में रहेगा, और एक ऊपर एक नीचे, वर्टिकली ऊपर यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर एक नीचे, इस तरह से 6, यानी कि वह अष्टफलकी आकृति वह आकृति होती है कि प्रत्येक घटक कण 6 अन्य घटक कणों के टच में होगा अथवा 6 अन्य घटक कणों से घिरा होगा। क्रिस्टल में घटक या अवयवी कणों का संकुलन बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। एक लाइन में परमाणुओं को गोलों से दिखाया जाता है, पर ध्यान दीजिए इन गोलों में, इन गेंदों में मोटाई है
आयतन है कहीं न कहीं, लेकिन जो परमाणु होता है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यह मान चलिए कि उसमें मोटाई अथवा उसमें ऊंचाई या आयतन नहीं होता, बहुत कम, क्योंकि परमाणु त्रिज्या लगभग 10⁻12 सेंटीमीटर, बहुत कम, न के बराबर। तो समझ लीजिए, आप मान लीजिए इसमें ये तीनों नहीं हैं, एक परत है ये। तो जब कभी हम घटक कणों को टच में यानी कि सटा करके रख देंगे एक परत में, तो 1 डायमेंशनल होगा। इससे पहले एक बात और समझ लें कि निबिड़ संकुलन अथवा समृद्ध संकुलन, क्लोज पैकिंग तो कोई भी हो सकती है। जैसे आप एक बैग में अगर मान लीजिए 20 सामान व्यवस्थित रखने पर 20 सामान उसमें अगर रख सकते हैं, और अगर उसको ठीक से ना रखें, हो सकता है 10 सामान में ही बैग भर जाए, तो वह व्यवस्था निबिड़ संकुलन होगा, क्लोज पैकिंग होगा, जिसमें अधिक से अधिक हम घनत्व प्राप्त कर सकें क्रिस्टल का, अथवा अधिक से अधिक सामान रख सकें उसी जगह पर। तो देखिए, निबिड़ संकुलन या समृद्ध संकुलन या क्लोज पैकिंग, इसमें अधिक से अधिक कणों को रख सकें इकाई आयतन में, अथवा अधिक से अधिक घनत्व प्राप्त कर सकें, उसी पैकिंग को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग तो कुछ भी होगी, रख दीजिए, जैसे भी रख दीजिए, लेकिन वह पैकिंग जिसमें अधिकतम घनत्व प्राप्त होगा, डेंसिटी प्राप्त होगी, उसे हम क्लोज पैकिंग कहेंगे। अब इस पैकिंग को हम देखें, एक लाइन में हो सकती है पैकिंग, इसको 1 डायमेंशनल यानी कि एक बीमी कहेंगे। इसमें देखिए, प्रत्येक जो बाल है यानी घटक कण है वह 2 अन्य से घिरा होगा, टच में होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब दूसरा हो जाएगा, इन्हीं को अगर एक दूसरे के ऊपर बाल को सटा करके रख दिया जाए तो एक लंबाई चौड़ाई में एक आकृति बनेगी, इसे हम कहेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग या 2 बीमा यानी 2। इसमें क्या खास बात है, इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। देखिए, यह जो है, अगर हम परमाणुओं के एक दूसरे के ऊपर रखें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से, तो इसको हम कहेंगे वर्गाकार, और इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर। ये हमारी 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या पैकिंग हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, खास बात है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा है 4। क्योंकि प्रत्येक घटक कण अगर बड़ा से इसको बना दें, अन्य और कई गेंदे ले लें, बाल ले लें, तो कम उसमें देखें प्रत्येक घटक कण इसमें 4 अन्य घटक कणों से घिरा होगा। देखिए, 1 2 3 4 से ये गेंद घिरी हुई है। अगर इनके केंद्रों को हम मिला दें, एक हमारा क्या वर्ग बनेगा, वर्गाकार, अर्थात इसीलिए इसको हम कहते हैं कैसी पैकिंग, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग। और इसमें देखिए, जब प्रत्येक घटक कण 4 अन्य कणों के टच में होगा अथवा 4 अन्य कणों से घिरा होगा, तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या क्या 4 हो जाएगी। इसमें देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 52.4% जहाँ गेंदें हैं वहाँ पर इतना भरा होगा, और 47.6% जो खाली है, अंदर अवनमन होते हैं, वो उसमें होगा। इसमें हमने बात किया था, इसमें खाली जगह भी है, रिक्त स्थान भी है, और जहाँ गेंदें हैं भरा स्थान है। भरा स्थान ज़्यादा है 52.4% और खाली स्थान कम है 47.6%। अब हम बात करते हैं एक और प्रकार की 2 डायमेंशनल पैकिंग की। एक लाइन में यानी कि 1 डायमेंशनल को रिपीट करें 2 डायमेंशनल मिलेगा। एक लाइन इसकी रख लिए 1 डायमेंशनल की। अब हम गेंद के नीचे गेंद, बाल के नीचे बाल न रखें, बल्कि इनके अवनमन में ये जो है यहाँ पर जगह है, खाली स्थान है, ये अवनमन बोले जाए, डिप्रेशन। अगर इनके अवनमन में रखें, इस तरह से दूसरी लाइन को पहली गेंदों का अवनमन रखें, तीसरी लाइन को दूसरी गेंदों का अवनमन रखें, इस तरह से एक और रखें। इस तरह से ऐसी आकृति हमारी जो हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक घटक कण 6 अन्य घटक कणों से घिरा रहेगा, टच में रहेगा। देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6, अर्थात यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ए बी टाइप स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इसके नीचे ये है, पहली लाइन के नीचे बाल तीसरी लाइन के हैं, अर्थात अगर चौथी लाइन बना दें तो दूसरी लाइन के बाल चौथी लाइन से के सीध में होंगे। इसलिए ए बी टाइप मतलब ए अलग है, बी अलग है। उसके बाद अगला जो है तीसरा ए के समान है, ए बी। इस तरह से ये ए बी टाइप का
स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और इसमें कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ था, ए टाइप। जितने परतें लगाएंगे यहाँ पर सटाएंगे, 1 2 3 4, एक और बना दें तो ए टाइप स्ट्रक्चर प्राप्त हो। इसको हम कहते हैं, यदि एक घटक कण 6 घटक कणों से घिरा होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इन गेंदों को जो इसको घेरे हुई हैं, इनके केंद्रों में मिलाएंगे तो हमको एक तरह से षटकोण प्राप्त होगा, हेक्सागन प्राप्त होगा। इसीलिए इस पैकिंग को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग। नल की इसमें भरा स्थान ज़्यादा होता है, खाली स्थान कम होता है। भरा स्थान 60.4%, खाली स्थान रिक्त स्थान 39.6%। आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुजाकार त्रिकोणी रिक्तियाँ हैं, उसमें ज़्यादा रिक्तियाँ थी, इसमें रिक्तियाँ कम हैं। 3 डायमेंशनल में जैसे हम 2 डायमेंशनल पाए थे 1 डायमेंशनल को रिपीट करने पर, उसी तरह से हम 3 डायमेंशनल पाएंगे त्रिविमी यानी मोटाई में। उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगी। तो इसको हम पाएंगे अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो और चाहे ये हेक्सागोनल हो 2 डायमेंशनल, इनको अगर रिपीट करें तो मोटाई में जो हमारा पैकिंग प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग। बाल के ऊपर बाल रखते जाएं, ये देखिए, ये हमारा 3 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर पैकिंग हो जाएगी। किस टाइप का प्राप्त होगा, यहाँ पर ए सभी समान हैं, है ना। यानी कि बाल देखिए समान, मतलब यही होता है एक परत की बाल दूसरे परत की बाल के सीध में होगा। यहाँ सभी परतों के बाल सीध में हैं, वर्टिकली देखिए चाहे हॉरिजॉन्टली। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। इसमें एक बात और है, ख़ास बात, कि इसमें हमको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्राप्त होगा। NaCl जैसा होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्राप्त होगा, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स। आप जिस तरह से हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग हुई थी कि एक लाइन को हम दूसरे लाइन के अवनमन में रखे थे, डिप्रेशन में जो जगहें थी, उसी तरह से हम इस 2 डायमेंशनल को अवनमन में रखेंगे। अभी आप देखें, एक ख़ास बात है यहाँ पर, जब कभी 3 बाल टच में रहती हैं तो यहाँ पर त्रिकोणी रिक्ति होती है, ट्रायगोनल वाइड। अब देखिए, अगर इसी पर हम एक और बाल रख दें तो जो अंदर जगह थी, बीच में अब जगह जो हो 4 बाल के बीच में जगह होगी, इसको कहेंगे चतुष्फलकी वाइड, यानी चतुष्फलकी रिक्ति। 3 बाल के बीच में जो जगह है, रिक्ति है, इसी के ऊपर 3 बाल और रख दें, रिक्ति के ऊपर रख दें, तो आप देखिए इन 6 बाल के टच में रहने पर जो इनके बीच में रिक्ति बनेगी उसे अष्टफलकी रिक्ति कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। इस तरह से रिक्तियाँ 3 प्रकार की होंगी। जब हम 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें पहले हम लेंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग का लेयर लेंगे। अब उसके बाद इनके अवनमन में अभी तक कैसी रिक्तियां हैं, त्रिकोणी रिक्तियां हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह से रिक्तियां हैं। डाउनवर्ड अपवर्ड मतलब नोकीला पोर्शन, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है। इस तरह से अगर इसको यहाँ रख दें, बाल के ऊपर जहाँ रिक्ति है त्रिकोणी, वहाँ पर एक बाल पड़ जाए, आप देखिए वहाँ पर चतुष्फलकी रिक्ति बन गई। और कहीं ऐसा भी होगा जहाँ पर कि 3 बाल के ऊपर 3 बाल पड़ेगा और इस 3 बाल का रिक्ति इस 3 बाल के ऊपर पड़ जाएगा, तो वहाँ अष्टफलकी रिक्ति हो जाएगी। अर्थात पहली लेयर में खाली त्रिकोणी रिक्ति है, जब दूसरी लेयर रख दिए, इसमें 2 लेयर रखने के बाद चतुष्फलकी रिक्ति रह जाएगी, यहाँ पर बनेगी, अथवा अष्टफलकी रिक्ति बनेगी। अब यहाँ से हम 2 प्रकार से लेयरिंग करेंगे। एक प्रकार है कि हम अगली जो है हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर को हम रखें किसके ऊपर, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी रिक्ति के ऊपर, तब जो संरचना बनेगी उसमें AB टाइप का बनेगा। अर्थात उसमें हम देखेंगे कि पहली 2 परतें असमान होगी, तीसरी पहली समान होगा और दूसरी चौथी समान होगा। AB टाइप मतलब यही बहुत सीधा सा फंडा है
कि ए बी अर्थात इसमें आप देखें ए बी इसका मतलब हो गया पहली तीसरी के परमाणु एक दूसरे के सीध में हैं और दूसरी और चौथी के परमाणु एक दूसरे के सीध में हैं। लेकिन उसके बाद हम अष्टफलकी यहाँ चतुष्फलकी रिक्तियों के ऊपर तीसरा रखना शुरू, 2 रखने के बाद हम बात कर रहे हैं कि 2 रखने के बाद तीसरी रखेंगे, चौथी रखेंगे, 2 तरीके से रखेंगे। एक तो अगर हम दूसरी के बाद हम चतुष्फलकी रिक्तियों पर रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको ए बी टाइप स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और अब क्या करेंगे, अगर हम ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों के ऊपर रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल समझ रहे हैं, ये इस टाइप की जो रिक्तियाँ बनेगी 2 लेयर हैं उसके ऊपर रखेंगे तो हमको ए बी सी टाइप स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अर्थात इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों असमान होंगे, किसी के बाल एक दूसरे के सीध में नहीं होंगे, परमाणु सीध में नहीं होंगे, बल्कि पहला चौथे के सीध में होगा और दूसरा 5वें के सीध में होगा, तीसरा 6वें के सीध में होगा। इस तरह से ए बी सी टाइप स्ट्रक्चर प्राप्त होगा और 74% इसका स्थान भरा होगा, 26% स्थान खाली होगा। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, विशेषता धातुओं में होती है। इसमें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो पैकिंग होती है स्ट्रक्चर, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। बॉडी के केंद्र में स्थित है, वो 8 से घिरा होता है। और इसमें खास बात होती है जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग धातुओं में होती है, इसमें पहली लेयर के ऊपर अथवा नीचे दूसरी लेयर नहीं होती है, बल्कि पहली लेयर के जो रिक्तियां हैं उसी में समाहित होती है दूसरी लेयर के परमाणु, और उसके बाद तीसरी लेयर जो होगी पहली लेयर के सीध में होगी। इस तरह से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा ही। यहाँ भरा स्थान 68% होगा, रिक्त स्थान 32% होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कितने प्रकार की रिक्तियाँ हम आप देख चुके हैं, त्रिकोणीय रिक्तियाँ और टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी रिक्तियाँ और चतुष्फलकी त्रिकोणीय। 3 को सटाने पर जहाँ 3 बाल टच में रहेंगे वहाँ पर रिक्ति बने, खाली स्थान वह त्रिकोणीय हो जाएगा। अगर 3 के संपर्क में एक चौथा बाल ला दें तो चारों के बीच में जो रिक्ति बनेगी, जगह बनेगी, कैसी भी आप पैकिंग करेंगे जगह बनेगी ही बनेगी। ऐसा आप पैकिंग नहीं कर सकते हैं अगर बाल लेंगे या कांच की गोलियां लेंगे कि वहाँ पर जगह न बचे। तो वही हम रिक्तियों की बात करते हैं। पहली त्रिकोणीय हो गई, 3 बाल के टच में रहने पर बीच में जो रिक्ति बचती है। अगर 4 बाल चौथी बाल भी सटा दें, बीच में रिक्ति यहाँ बनेगी, एम्प्टी स्पेस बनेगा, वो चतुष्फलकी रिक्ति होगी। और यदि 3 बाल की रिक्तियों के ठीक ऊपर 3 अन्य बाल की रिक्तियों को रख दें, इस तरह से 6 बाल टच में रहें, तो वहाँ पर अंदर बीच में जो 6 बाल के टच रहने पर यानी 6 बाल के संपर्क में अंदर जो रिक्तियाँ बनेगी उसे अष्टफलकी रिक्तियाँ कहेंगे। इसमें खास बात ये होगी कि जो बालें हैं यानी परमाणु हैं, इनकी त्रिज्या में और रिक्तियों की त्रिज्या में यहाँ तुलना की गई है। यह तुलना आप देखें, रिक्तियाँ कोई भी बाल जैसी गोलाकार नहीं है, लेकिन हम एक कल्पना करेंगे रिक्तियाँ त्रिकोणीय हों, चाहे चतुष्फलकी हों, चाहे अष्टफलकी हों, उनको अगर हम बाल के रूप में गोले के रूप में कन्वर्ट करें तो उसकी त्रिज्या कुछ बनेगी। यदि त्रिकोणीय रिक्तियों के तुल्य हम एक गोला बना दें पिघला करके, जैसे अलग तरह का ये शेप है, इसको पिघला दें, लोहे खोता अगर इसको पिघला करके गोला बना दें तो उसका हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। उसी तरह से त्रिकोणीय रिक्तियाँ जो हैं अथवा चतुष्फलकी रिक्तियाँ हैं अथवा अष्टफलकी रिक्तियाँ हैं, उनको पिघला करके गोला में अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसका जो गोले की त्रिज्या प्राप्त होगी वही यहाँ पर आर। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि गोलाकार कोई भी रिक्ति नहीं है तो वहाँ त्रिज्या वहीं होती है जहाँ गोलाकार जामित होगी। तो यहाँ देखिए, हम त्रिकोणीय रिक्ति में जो त्रिज्या होती है आर वी माने वाइड, यह बराबर होगी 0.155 गुणे RS। RS मीन्स स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर माने गोला जो है, परमाणुओं वाला गोला, अर्थात परमाणु के गोले की 0.155 गुनी होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। और चतुष्फलकी में जो रिक्तियों की त्रिज्या होगी वह 0.225 RS यानी कि परमाणु की त्रिज्या की 0.225 गुने के बराबर होगी, यानी कि इससे अधिक होगी। और अष्टफलकी में जो रिक्तियों की त्रिज्या होगी वह
परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 0.414 गुना होगी, अर्थात यहाँ पर आर वी बराबर 0.155 गुणे आर एस, यहाँ पर आर वी बराबर 0.225 गुणे आर एस, अष्टफलकी में आर वी बराबर रिक्तियों की त्रिज्या बराबर 0.414 गुणे आर एस। अगर इसमें प्रश्न क्या आ सकता है, इसमें आपको गणनाएं भी की गई, कैसे सूत्र निकलता है इसकी भी ये भी है किताबों में, लेकिन है कि इसको ये आने वाला है गणना नहीं आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा। आप खाली इतना याद रखिए कि किस केस में रिक्तियों की त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या में संबंध क्या है। जैसे इसमें है आर वी बराबर 0.155 गुणे आर एस, और चतुष्फलकी में है आर वी बराबर 0.225 गुणे आर एस, अष्टफलकी में है आर वी बराबर 0.414 गुणे आर एस। और इसमें प्रश्न जो आएगा, पहली बात तो त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या में संबंध क्या होगा ये पूछा जा सकता है, अथवा न्यूमेरिकल में एक की त्रिज्या दी होगी अलग अलग केस में तो दूसरे की त्रिज्या पूछेगा, आप निकाल लेंगे। और तीसरी बात जो होगी तुलना करने को, अगर कोई कह दे कि सबसे अधिक रिक्तियाँ किस में होगी, रिक्तियों का आयतन या जगह सबसे अधिक किस में होगी, अष्टफलकी में होगी, सबसे कम त्रिकोणी में होगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका वैसे किताब में बहुत डिटेल दिया हुआ है, लेकिन आपको अपने काम भर का पढ़ना है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिक्त स्थानों की गणना, यानी नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे उनकी गणना करना होता है। इसमें सीधे जो क्लोज पैकिंग है, निबिड़ संकुलन है, इसमें यदि घटक कण के गोलों की संख्या अगर कैपिटल N है तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या उतनी हो जाएगी N के बराबर, और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2N हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है, त्रिकोणीय रिक्तियों की संख्या क्यों नहीं गिनते हैं, क्योंकि त्रिकोणीय रिक्तियाँ 2 डायमेंशनल में होती हैं, हम क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल की यहाँ बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के रिक्तियों की संख्या हो जाएगी, यदि N गोलों की संख्या हो किसी क्लोज पैकिंग में तो कुल रिक्तियों की संख्या हो जाएगी N + 2N 3N हो जाएगी, अर्थात चतुष्फलकी रिक्तियाँ 2N गोलों की संख्या दोगुनी और अष्टफलकी रिक्तियाँ गोलों की संख्या के बराबर, दोनों मिला के 3N हो जाएगी। छोटा मोटा कैलकुलेशन हो, चाहे जैसा प्रश्न आया आपका बहुविकल्पी वगैरह उसको करेंगे आप। अगला टॉपिक है किसी जालक के रिक्त में रखे गोले की सीमांत त्रिज्या। देखिए त्रिकोणी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियाँ जो हैं, अगर उसमें अधिकतम त्रिज्या का गोला रख दिया जाए तो उसकी त्रिज्या ही रिक्त में रखे गोले की सीमांत त्रिज्या हो जाएगी। यदि हम मान लें घटक कण का जो गोला बनता है उसकी त्रिज्या आर एस है और रिक्त में रखे अधिकतम बड़े गोले की सीमांत त्रिज्या आर वी है, वी फॉर वाइड। इसको आप देख चुके हैं लेकिन अलग संदर्भ में देखे थे। तो त्रिकोणीय रिक्त में अगर गोला रखेंगे अधिकतम तो उसका आर वी जो हो जाएगा बराबर 0.155 गुणे आर एस, अर्थात गोले की त्रिज्या का 0.155 गुना होगा क्या, सीमांत त्रिज्या का मान। और चतुष्फलकी रिक्त में गोले की सीमांत त्रिज्या हो जाएगी सीमांत त्रिज्या जो है 0.225 गुना हो जाएगा। और अष्टफलकी रिक्त में सीमांत त्रिज्या का मान जो हो जाएगा गोले की त्रिज्या आर एस, यानी घटक कण की त्रिज्या आर एस के 0.414 गुना के बराबर होगा। अब आगे देखें संकुलन का घनत्व या दक्षता, अर्थात किसी एकक सेल यूनिट सेल में कितना अधिक से अधिक कण रखे जाएंगे, जितना अधिक से अधिक कण रखे जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका घनत्व होगा, उतनी ही उसकी दक्षता होगी। कम अगर दक्षता तो कम घनत्व, घनत्व अधिक तो दक्षता अधिक, घनत्व कम तो दक्षता कम। अर्थात एकक सेल का पूरा आयतन कितना भाग घटक कणों द्वारा कवर कर लिया जाता है वही उसकी दक्षता होती है। इसका सूत्र है गणितीय, इसकी परिभाषा हो जाएगी दक्षता बराबर एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कुल कितनी है और गुणे एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से, और गुणे 100 बटे एकक सेल का कुल आयतन। एकक सेल कुल आयतन हर में रहेगा और गोले का आयतन गुणे गोलों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या और गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत दक्षता निकल आएगी। इसको आप देखेंगे सरल घनी एकक सेल की दक्षता क्या हो जाएगी, एक होता है उसमें परमाणु औसत, तो 4/3 पाई आर एस क्यूब ऊपर रहेगा, नीचे ए क्यूब। हम जब गणना किए थे ए और आर में, उस संबंध को आप एग्ज़ाम में याद रखेंगे और अभी जब आप देख लेंगे कि
ए बराबर यानी कोर की लंबाई त्रिज्या की दुगनी होती है, अर्थात जहाँ ए है वहाँ पर 2RS लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो 2RS का क्यूब, ऊपर और नीचे से RS क्यूब कट जाएगा, 2RS क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, RS क्यूब कट जाएगा ऊपर से नीचे से, यहाँ बचेगा 4/3 पाई अपान 8 गुणे 100। और इसको हल करेंगे तो 52.3% भरा स्थान आएगा, अर्थात दक्षता 52.3% है और रिक्त स्थान तब 100 में से घटाएंगे तो 47.7 आ जाएगा, अर्थात कहीं 52.3 या 4 आता है, 52.4 आने पर फिर 47.6 रिक्त स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में दक्षता जो हो जाएगी उसमें परमाणुओं का औसत संख्या 2 होती है, एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई RS क्यूब हो जाएगा अपान ए क्यूब गुणे 100। अब यहाँ जानिए फिर से हम देखते हैं, आपका होता है RS, R का संबंध A से होता है, R बराबर √3/4 इंटू ए बराबर हो जाएगा 4/√3 इंटू RS। तो जहाँ A है वहाँ पर 4/3 RS से लिख देंगे क्यूब गुणे 100। अब इसको हल करेंगे, RS क्यूब कट जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, √3 का क्यूब हो जाएगा 3 त्रिके 9 यानी 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा ये। और कुल मिला के इसको हल करेंगे, अगर √3 रहेगा तो उसका मान लिख देंगे 1.732। आप √3 √2 का मान याद रखिए हमेशा, 1.732 होता है √3 का मान और √2 का मान होता है 1.414। तो √3 का मान लिखेंगे, गणना करेंगे, सिंपल से गणना है तो यहाँ लगभग 68% आता है भरा स्थान। दक्षता माने कितना भरा स्थान है, पूरे एकक सेल का कितना भरा स्थान है, और उसमें जब 68% भरा स्थान है तो रिक्त कितना हो जाएगा 32, 100 माइनस 68 32 हो जाएगा। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, यूनिट सेल में आप देखिए 4 होते हैं औसत परमाणु, तो 4 गुणे 1 परमाणु का आयतन 4/3 पाई RS क्यूब अपान ए क्यूब गुणे 100। अब यहाँ देखिए फिर से R और A का संबंध आपको याद ही रहेगा, R बराबर A/2√2 होता है। अब यानी A बराबर 2√2 RS हो जाएगा, तो जहाँ हमारा A है वहाँ पर 2√2 RS का क्यूब लिख देंगे, होल क्यूब। अब RS क्यूब कट जाएगा और 2√2 का एक क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। कुल मिला के जब इसको हल करेंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे और हल करेंगे 74% भरा स्थान आएगा, अर्थात 26% रिक्त स्थान हो जाएगा। 26% क्या होगा, रिक्त स्थान हो जाएगा। जैसे जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड, सिंपल से लेकर बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड में हम देख रहे हैं भरा स्थान बढ़ता जाता है, भरे स्थान प्रतिशत दक्षता बढ़ती जाती है, भरा स्थान बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है और खाली स्थान घटता जाता है। इसमें देखिए प्रश्न किस प्रकार का आएगा, तुलनात्मक आ सकता है या विशेष केस में हम न्यूमेरिकल देख सकते हैं या सूत्र पूछा जा सकता है दक्षता का, कितना % स्थान अगर याद रखें कि इसमें कितना % भरा रहता है, खाली अपने आप निकाल लेंगे, भरा वाला याद रखिए खाली निकल आएगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है, चाहे जैसा प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। और इसमें आयनिक यौगिकों त्रिज्या अनुपात नियम तथा उप संयोजन क्षमता संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके पहले हम जानते थे कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो ज्यामिति पता होती थी, यानी संरचना पता होती थी। 4 के लिए चतुष्फलकी, 6 के लिए अष्टफलकी, 8 के लिए बॉडी सेंटर्ड घनी। और अब हम एक और चीज़ उसमें जोड़ते हैं उस ज्ञान में कि अगर आयनों की त्रिज्या का अनुपात पता होगा, निष्कर्षों को निकाल सकते हैं कि ज्यामिति क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही त्रिज्या अनुपात होगा। किस आयनिक यौगिक में, आयनिक माने NaCl हो गया, KCl हो गया, इन सब यौगिकों में जिसमें कि धनायन ऋणायन होंगे, जिसमें आयनिक बंध होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसमें देखिए ऐसा देखा गया है, टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है, इसका डिटेल दिया किताबें ने, आपको बहुत से मतलब नहीं है, उतना ही पढ़िए जितने से, क्योंकि ऑलरेडी 3 नंबर का चैप्टर है। मेरा प्रयास होगा कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, आप उसके बाद अन्य चैप्टर को भी देख लें। अब देखिए ऐसा देखा गया है कि त्रिज्या अनुपात यानी R+/R- अधिक होने पर यह भिन्न एक तरह से R पॉजिटिव का मान ज़्यादा होगा, अंश का मान ज़्यादा होगा, यानी धनायन त्रिज्या ज़्यादा होगी
तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अधिक होता है। एंड वाइस वर्सा, अर्थात अगर ये कम होगा r प्लस अपान त्रिज्या अनुपात कम होगा तो r प्लस का मान भी कम होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। अब देखें 0.155 से 0.225 तक अगर है त्रिज्या अनुपात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और यहाँ पर समतली त्रिकोणीय ज्यामिति होगी और उदाहरण B2O3 Bn। और 0.255 से लेकर 0.414 तक अगर है त्रिज्या अनुपात है इसके बीच में है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चतुष्फल की उसकी संरचना होगी। और जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड उसका उदाहरण होगा। 0.414 से 0.732 तक अगर त्रिज्या अनुपात होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अष्टफल की संरचना होगी। NaCl बहुत फेमस है, NaCl, AgCl, AgF, AgBr ये सब इसके उदाहरण हैं। 0.732 से लेकर 1 तक अगर त्रिज्या अनुपात है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और बॉडी सेंटर्ड BCC या उसका होगा, ज्यामिति होगी घनी। और इसमें अनुपात, इसमें उदाहरण है सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी मीट विद जे सर में भेज सकते हैं। स्टडी नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।